हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की जब शुरुआत हमने की थी तो पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स सारी की सारी हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से 8 या 10 लेक्चर्स आए हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक निपटाने में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब ख़त्म हो चुकी है तो हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब ग्रुप स्टडी की बात करेंगे। ग्रुप स्टडी हमारे जो 12th के सिलेबस में जो ग्रुप्स हैं 15th, 16th, 17th और 18th हैं। 17th और 18th बहुत छोटे हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे बड़ा ग्रुप या बड़ी फैमिली जो है वो 15th ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ समझने वाला है और कुछ याद करने वाला है। ये नहीं कहेंगे कि पूरा टोटली आप समझ के ही काम चला लोगे, कुछ याद भी करना पड़ेगा आपको। बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और पढ़ते रहना पड़ेगा, अपना कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखना पड़ेगा और ईजिली ये तैयार हो जाएगा। वैसे भी आपको बता दें 60% से ऊपर, ऑलमोस्ट 70% पार्ट जो क्वेश्चन पूछने वाला, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं कंटेंट बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूं, जिस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया जा चुका है। अगर 10 नंबर का है तो 7 नंबर वहां से पूछे जाएंगे। इस तरीके से कंटेंट वाइज तो खैर यही ग्रुप स्टडी में ही ज़्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम होता है और याद करने वाला पार्ट ज़्यादा होता है। फिलहाल जो भी है हम लोग आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से कर ले जाओगे। तो आप डालेंगे हेडिंग 15th ग्रुप एलिमेंट्स और नोट्स आप बनाएंगे। नोट्स को हम बहुत ज़्यादा बड़ा या मतलब उसका साइज बहुत बड़ा नहीं करेंगे। हम जो भी बातें लिखेंगे भले ही यहाँ पर समझेंगे इलेबोरेटेड फॉर्म में, लेकिन हम पॉइंट वाइज नोट्स ही बनाएंगे। बड़े बड़े जो थ्योरी जो लिखी जाती है वो नहीं लिखेंगे। तो 15th ग्रुप में सबसे पहले हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं हमने, टाइम थोड़ा बचाने के लिए लिख दिए हैं पहले ही। एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 15th ग्रुप का फर्स्ट पीरियड होता है वो खाली होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ और मास्कोबियम, ये जल्दी इसकी खोज हुई थी। इसके बाद बेटा जो सेकेंड चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है वो अकरेंस है। नाइट्रोजन की अकरेंस के बारे में सब लोग जानते हैं। 75% बाई वॉल्यूम होती है एयर में और 78% बाई मास होती है। एयर में तो होती है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थ की क्रस्ट में, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर है तो वो अर्थ की क्रस्ट में कितना है, तो अर्थ की क्रस्ट में जो नाइट्रोजन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स होती है। नाइट्रेट्स भी जो होते हैं वो मेनली पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3, इनकी फॉर्म में होती है। तो लिखा है इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ एज NaNO3, जिसका एक कॉमन नेम होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर चाइल सॉल्ट पीटर, और KNO3 जिसको हम इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स में भी ये होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का भी एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। इसके बाद फॉस्फोरस की अकरेंस के बारे में बताया है। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो तो फ्री स्टेट में होता है, एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में होता है, बट फॉस्फोरस कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। जो फॉस्फोरस है, येलो या व्हाइट फॉस्फोरस, वो P4 मॉलिक्यूल बनाता है। जो आखिरी से पहले वाला लेक्चर हमने GIC का आपको पढ़ाया है, या जहां पे हमने पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग पढ़ाई होगी, वहां पे बताया होगा कि फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और P4 मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो फॉस्फोरस जो आप पॉइंट्स लिखेंगे, नॉट इन फ्री स्टेट, अकर्स इन मिनरल्स ऑफ एक फैमिली होती है दैट इज कॉल्ड एपेटाइट फैमिली। कंपाउंड्स की एक फैमिली होती है दैट इज कॉल्ड एपेटाइट फैमिली। तो अगर ये कंबाइंड स्टेट में होता है और ज्यादातर ये एक फैमिली होती है मिनरल्स की, जिसको हम कहते हैं एपेटाइट फैमिली, इस फॉर्म में होती है। देखो यहां पर इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ होगा
Ca9PO46.CaX2 इस फॉर्म में। यहां पर X का मतलब F होगा, अगर X का मतलब F है तो इसको हम बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट, और अगर Cl है तो क्लोर एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स का जो मैटर होता है उसका भी ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे बोन्स में होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम फॉस्फोप्रोटीन्स कहते हैं, और लिविंग सेल्स में भी होता है। तो ये फॉस्फोरस की अक्रेंस हो गई जिसको हम याद रखेंगे। हालांकि ये वाला पार्ट जो है अक्रेंस वाला है या एलिमेंट्स वाला है, यहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस जहां से आते हैं मैं आपको वो पार्ट टिक कराऊंगा, लेकिन ये है सब हमारे सिलेबस में, तो आपको लिखाया जा रहा है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं इनकी अक्रेंस एबंडेंस बहुत कम है, और ये जो होते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। और जो मास्कोबियम है वो एक सिंथेटिक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, इसकी केमिस्ट्री अभी नोन नहीं है। तो ये बेटा हमने क्या क्या अभी पढ़ा 15th ग्रुप में, एक तो एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया और दूसरा आपको बताया अक्रेंस के बारे में। अब हम यहां पर बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से अलग होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एस ब्लॉक में पहला लिथियम आता है फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम आता है। उनकी प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के मेंबर्स से अलग होती हैं, वहाँ के रीजन्स अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जो रीजन्स हैं पी ब्लॉक में 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डालिए हेडिंग, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालने के साथ ही आप एक यहाँ पर नोट लिख लीजिए जिसको हम लोगों को खत्म करना जरूरी है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले आप एक नोट लिखो, और उस नोट में लिखो एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के लिए लगेगा वही बाकी मेंबर्स, जो कि पहला मेंबर है हर ग्रुप का, उसके लिए लगेगा। तो लिखेंगे आप एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में रीजन्स आपको लिखा देते हैं। रीजन्स सेम रहेंगे, चाहे वो 15th ग्रुप हो, 16th ग्रुप हो या 17th ग्रुप हो, रीजन्स सेम रहेंगे। तो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में आप रीजन्स लिख लो। बचे क्या, लिखो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, बस पॉइंट वाइज। पहला, स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप। दूसरा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द ग्रुप। तीसरा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। इनका जो वैलेंस शेल होता है, जो कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, जो भी हैं, इनका वैलेंस शेल होता है सेकेंड, और सेकेंड शेल में डी सबशेल नहीं होता है। और डी सबशेल ना हो पाने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं यहां पर एनोमेलस प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं कॉन्सेप्चुअली। जैसे ये तो रीजन्स हो गए, अब कुछ हम एग्जांपल्स आपको देते हैं प्रॉपर्टीज जो कि एनोमेलस हैं। जैसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ N2, आपको याद होगा, पढ़ाया है, जहां पर पी पाई डी पाई वाला लेक्चर हुआ करता था। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बात, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप स्टडी में हमारे कॉन्सेप्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि हमने ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं। तो ग्रुप स्टडी वाले लेक्चर्स को आप तभी देखें जब आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स को देख चुके हैं। तो फिलहाल ये जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पी पाई डी पाई से रिलेटेड है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहली बात, जो ये प्ले लिस्ट है पी ब्लॉक की, इसमें शुरुआत के लेक्चर्स आप देखिएगा, जिस प्लेलिस्ट का ये लेक्चर होगा उसी प्लेलिस्ट में आप शुरू में देखिएगा, शुरुआत के 8-10 लेक्चर्स जो होंगे वो कॉन्सेप्चुअल ही होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, तो उनको आप पढ़ें, उसके बाद ही आप ग्रुप स्टडी पे आएं। तो पहला पॉइंट देखो, ड्यू टू
रीजन वही है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन कैन फॉर्म स्टेबल p pi बॉन्ड, हेंस इट एग्जिस्ट्स एज N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये पहली एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है, और इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि जो फास्फोरस होता है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो देखो ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा, नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, इनफैक्ट ना के बराबर होती है, बस हाइड्राजीन ही बनता है। कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग को, जैसे अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ अटैच होकर के क्या करें, एक चैन बना लें। फास्फोरस के अंदर ये प्रॉपर्टी है, बाकी के एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वजह वही है, N बॉन्ड N। आप चाहें इसका लिख देंगे भाई, जो आपने रीजंस तो लिख ही दिए, प्रॉपर्टीज एनोमेलस होने के रीजंस आपने लिख दिए, फिर कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स लिख रहे हैं, उसमें आपने पहला लिखा होगा ड्यू टू पॉइंट वाइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन कैन फॉर्म स्टेबल p pi बॉन्ड, हेंस इट एग्जिस्ट्स एज N2। एक्सप्लेन तो हमने आपको पहले किया है। अदर एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो आप लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी में, N सिंगल बॉन्ड N इज लेस स्टेबल देन P सिंगल बॉन्ड P। N सिंगल बॉन्ड N जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है देन P सिंगल बॉन्ड P। वजह क्या है? उसकी रीजन ये है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, जो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन लगता है, जो दोनों एटम्स के जो लोन पेयर्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन लगता है वो ज्यादा होता है यहां के कंपैरिजन में। तो इसका रीजन भी वही है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स इज मोर एज कंपेयर टू phosphorus, hence N bond N is less stable than P bond P. Due to less stability of this bond, nitrogen has very less tendency of catenation. Catenation मतलब self linking, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखो बेटा, हमने आपको तीसरा पॉइंट लिखाया था रीजन्स में कि नाइट्रोजन जो है उसके बैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। d ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो तीसरा आप एग्जांपल लिख सकते हो जो एनोमेलस प्रॉपर्टीज में है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन बैलेंस शेल नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, हेंस इट्स मैक्सिमम बैलेंसी इज 4। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम बैलेंसी है वो 4 है। जैसे अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15। आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 3s2, p में आ जाएंगे 3 और d में कितने होंगे 0। ध्यान देना ये 3s है, 3s ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3p है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये 3d है। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अभी कितने बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 बॉन्ड्स बनेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां भेज दिया जाता है तो ये सिचुएशन होती है, ये 3p हो गया, ये 3s हो गया, यहां 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हो गया 3d, 1 2 3 4 5, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d। तो इस तरीके से आपको ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। जब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे इस तरीके से इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, फास्फोरस की जो बैलेंसी होगी वो 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। PCl5 बनेगा, NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि PCl5 जब बनेगा तो इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो बाकी के एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम बैलेंसी है वो कितनी हो सकती है, 5
लेकिन नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो कितनी हो सकती है, वो 4 हो सकती है। अब आप सोचोगे 4 कैसे हो जाएगी, आप लिखेंगे जो आप एनोमलस प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं तो आपने उसमें लिखा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in valence shell nitrogen can not expand its octet, its maximum valency is 4, whereas other elements can show valency equal to 5 by using d orbitals। और चाहें समझने के लिए आप वहां पर ये एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर आप सोचेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 कैसे हो गई, भाई नाइट्रोजन जो होता है उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, 3 ही तो होगा। समझ लीजिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 कैसे हो गई। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे भाई, ये तो बात मानते हैं आप, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये मान लो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने क्रॉस से, तो ये 3 हो गई। इसके अलावा क्या होगा, यहां एक लोन पेयर होगा, जो लोन पेयर होगा इस लोन पेयर के थ्रू ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ऐसे करके ये H कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ बनाया, H पॉजिटिव के साथ। मैं अलग करके दिखा देता हूं आपको, इस तरीके से जब इसका कॉम्बिनेशन कराया गया किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्म में जाते हैं और ये क्या बनता है, NH4। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बेसिकली होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बेटा हमने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 कैसे हो सकती है। तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 होने की वजह आपको बताई, 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जो लोन पेयर होता है उस लोन पेयर की वजह से ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो बात चल रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग पहुंचे नहीं हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन की एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है उसके बारे में बात की और ये सब नोट के अंदर चल रहा था। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट की। तो ध्यान देना, यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन है आपके यहां एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो फिजिकल स्टेट में जो आप लिखेंगे वो आप बताएंगे N2 ये है गैस और जो अदर्स हैं वो हैं सॉलिड्स। इसके बाद एक ही मार्कर यूज कर लेते हैं। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 तो ये हो गई, नंबर 2 अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट तो हो गई, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो बेटा जी मेटेलिक कैरेक्टर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये जो दोनों होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये दोनों होते हैं मेटेलॉइड्स और ये होता है बेटा जी मेटल। तो यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन है पढ़ना तो है ही इसके बारे में। तीसरा यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एलोट्रॉपी, नाम सुना होगा आपने। जब कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स, जो उसकी फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, जिनकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकली तो वो सेम होते हैं, जो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल, चारकोल, ये सब क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं। तो अगर एलोट्रॉपी की बात करें तो यहां पर आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है और जो बिस्मथ है ये एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं। फास्फोरस की बात करें ये शो करता है और इसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं 3 एलोट्रॉप्स होते हैं।
व्हाइट फॉस्फोरस जिसको हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। इसके अलावा रेड फॉस्फोरस होता है और रेड फॉस्फोरस के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एलोट्रॉपी शो करता है और इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहली या दूसरी चीज अभी तक इंपॉर्टेंट आई, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आई थी वो एनामेलस प्रॉपर्टीज वाली आई थी, उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है एलोट्रॉपी। फॉस्फोरस शो करता है। फॉस्फोरस के बाद कौन आया? आर्सेनिक, एंटीमनी। ये भी एलोट्रॉपी शो करते हैं और इनके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स येलो और ग्रे। बाकी बिस्मथ तो आपको बता ही दिया और मास्कोबियम की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं। एलोट्रॉपी के बाद अब हम जरा बात कर लेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, P में आ जाएंगे यहां पर 3। नाइट्रोजन के बाद आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में होते हैं 15। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहां पर लास्ट में आएगा 3s2, P3। कुल मिलाके जो जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डॉट 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 और आएगा आखिरी शेल के S सब शेल में 2 और P सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? 3 होगा। बस एक चीज जो आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये तो आप बताएंगे ही बताएंगे, ये नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये लिखेंगे और लास्ट में ये बताएंगे जो बैलेंस शेल की P सब शेल है वो कैसी है? वो हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और इसके ज्यादा स्टेबल होने की वजह से कई प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये फिजिकल स्टेट हो गई, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम बात करेंगे साइज की। तो लिखिएगा साइज। साइज में बेटा जी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बस आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज घटता है और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो इस ग्रुप में भी आप लिख दीजिएगा ऑन मूविंग, साइज में एक पॉइंट बस लिखेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीजेस। मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था और वहां पे बताया था कि वो इंटरवेनिंग शेल्स में D और F सब शेल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा। नेट अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? साइज जो होगा वो घटना चाहेगा। तो साइज हालांकि बढ़ता है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन फॉस्फोरस से आर्सेनिक भी बढ़ेगा, लेकिन आर्सेनिक से आगे जब आप जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, इनफैक्ट फॉस्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक जाओगे, तो साइज में जो इंक्रीमेंट होता है वो कम होता है। तो साइज में एक पॉइंट तो आप यही लिखिएगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, फुल स्टॉप के बाद डिक्रीमेंट फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ, डिक्रीमेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो फिल्ड इन D and F सबशेल्स ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स। इंटरवेनिंग मतलब अंदर वाली शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, सॉरी साइज के बाद अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आपने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये 15th ग्रुप है, ये 14th है, तो 14th वालों से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लॉजिकली 16th ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा होनी चाहिए 15th ग्रुप वालों से, लेकिन 15th ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी 14th वालों से तो ज्यादा है ही है, 16th वालों से भी ज्यादा है। उसकी वजह होती है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। जब वहां से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो आप लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी में कौन से नंबर की प्रॉपर्टी हो गई? मेरे ख्याल से एक तो हो गया था फिजिकल स्टेट, दूसरी हो गई थी मेटेलिक कैरेक्टर, तीसरा हो गया एलोट्रॉपी, चौथा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पांचवा हो गया साइज, ये 6th होगी। आयनाइजेशन एनर्जी में लिखिएगा
आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, फुल स्टॉप के बाद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स इज मोर देन 14th ग्रुप एलिमेंट, सेम पीरियड का, मोर देन 14th ग्रुप एलिमेंट एज वेल एज 16th ग्रुप एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड, फुल स्टॉप के बाद लिखें द रीजन ऑफ more ionization energy of 15th group element than 16th group element is half filled stable electronic configuration of 15th group element. आयनाइजेशन एनर्जी के बाद 7th आखिरी हम लिखेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ भी स्पेशल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर ली। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अच्छा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा है लेक्चर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाइए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2P3, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, माइनस। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप। तो सबसे पहले हम -3 की बात करेंगे। तो एक तो आप डालेंगे हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, -3। तो ये एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको बताया जा चुका है, जब आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो बताया था, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा घटती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम हो जाना। तो लिखिएगा एक पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। -3 के अलावा जैसे अब अगर आप और कोई कंपाउंड ले लेते हैं, हाइड्राजीन है, तो वहां पर नाइट्रोजन की -2 भी मिल जाएगी, या कोई और कंपाउंड ले लें तो वहां पर -1 भी मिल जाएगी। तो इसमें आप चाहें लिख दें, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैन ऑल्सो शो नेगेटिव में, कैन ऑल्सो शो -2 एंड -1, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है वो आपको बताते हैं। अब इनकी हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आते हैं। यहां पे चाहे तो आपने लिख लिया होता, ज्यादा अच्छा था, -3 की जगह आपने लिखा होता, सबसे पहले आपने डाली होती यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हेडिंग डाली होती सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर आपने ये पॉइंट वाइज लिखा होता -3, और -3 की स्टेबिलिटी के बारे में लिखना चाहिए था। फिर आप यहां लिखते कैन ऑल्सो शो -2 एंड -1। जैसे ये कंपाउंड है NH2 बॉन्ड NH2, यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 आएगी, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर आप आएंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो बेटा अगर ये पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं तो क्या शो करेंगे +5, और अगर ये s वाले इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ना करें तो क्या शो करेंगे +3। तो +5 एंड +3, पॉजिटिव में ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा कि जो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है, और जो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है। तो आप लिखिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेज। फुल स्टॉप के बाद इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फुल स्टॉप के बाद नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो, कौन कौन सी शो कर सकता है, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो शो +1 +2 +3, सारी शो करता है, +4 और +5, ये सभी शो करता है। फिर आप लिखेंगे इसी में नई लाइन से, बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर अनस्टेबल, हेंस द कंपाउंड्स in the oxidation in these oxidation states disproportionates, hence the compounds in these oxidation states disproportionates। बेटा disproportionate होने का मतलब तो जानते होंगे, डिस्प्रपोर्शियोनेट होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ होना। सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए तो ये होता है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शियोनेट हो जाता है। जैसे हमने ये HNO3 लिया, HNO2 लिया, HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एसिडिक मीडियम में अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहां बनाता है ये HNO3 +3 से कहां पहुंच गया +5 प्लस यहां पर बनता है NO क्या हो गया +2। तो आप देखो +3 से +5 क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और +3 से +2 क्या हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। अगर हम यहां बैलेंस करेंगे शायद ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, अगर हम हाइड्रोजन्स को बैलेंस करें तो यहां पर शायद H2O आ जाएगा। इस तरीके से बैलेंसिंग पे यहां हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन हो रहा है। +1 से लेकर +4 तक की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं, उनका डिस्प्रपोर्शियोनेशन हो जाता है इस तरीके से। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये इन बोथ मीडियम्स, दोनों ही मीडियम्स में यहां पर डिस्प्रपोर्शियोनेशन हो जाता है। ये जो एसिड था HNO2, इसका नाम था नाइट्रस एसिड, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये है नाइट्रिक एसिड जो कि आपको ऑक्सी एसिड्स में पढ़ाए जा चुके हैं। फास्फोरस का अगर हम लेते हैं H3PO3 तो ये है फास्फोरस एसिड, ये +3 है। जब ये डिस्प्रपोर्शियोनेट होता है तो बनाता है H3PO4 और साथ में यहां बनता है PH3। ये +3 से पहुंच गया +5 और ये पहुंच गया -3। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। इस तरीके से क्या देखा आपने, डिस्प्रपोर्शियोनेशन हो गया। फुल स्टॉप के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पॉइंट और लिखेंगे नई लाइन से, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकम्स स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो डिस्प्रपोर्शियोनेट नहीं होती हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो स्टेबल हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो बेटा जी सब कुछ पढ़ चुके हो आप इसमें। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड्स बनते हैं,
हाइड्राइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EX3, सॉरी X नहीं H, E तो है 15th ग्रुप का एलिमेंट और H3। एग्जाम्पल अगर हम ले तो NH3, फॉस्फोरस का PS3, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इनकी पढ़नी होती है हमें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब पढ़ाया है आपको जीआईसी में, याद आ गया होगा। इनफैक्ट हमने आपको टॉपिक ही अलग से पढ़ाया है, हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप, और वहां पे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पर आपको दोबारा से लिखनी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप उस लेक्चर पे जाइएगा, पी ब्लॉक प्लेलिस्ट में ही एक लेक्चर पड़ा हुआ है हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक करके, तो उसमें हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप मिलेगा और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है या घटता है। चलो मैं बताता हुआ चलता हूँ। बेसिक कैरेक्टर घटता है, बॉन्ड एंगल घटता है, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो यानी बॉन्ड एनर्जी घटती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है और पॉइजनस कैरेक्टर बढ़ता है, डाइपोल मोमेंट घटता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको वहां एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाई हैं। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हो गया। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ तो लिखिएगा इसमें, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, और इनके जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं? एक तो बनता है E2O3 और एक बनता है E2O5। जैसे आप एग्जांपल ले लो, P2O3, P2O5। अब इनमें क्या बताना पड़ेगा हमें? जैसे एक पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर फार्मूले का ऑक्साइड अगर आप ले रहे हो, N2O3, P2O3, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक AS2O3, तो जब आप सेम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे, जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसी है? +5 है। तो पहली बात तो ये आपने लिख लिया। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, हालांकि वो सारी प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। जीआईसी में एक लेक्चर दिया था ऑक्साइड्स, वहां पे पढ़ाया था, फिर भी आप लिख लो, ऑक्साइड्स इन ऑक्सीडेशन नंबर +5 आर मोर एसिडिक देन द ऑक्साइड्स इन ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये बात हमने आपको पढ़ाई है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी लोअर वालों से ज्यादा होती है। फिर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर आप इसी की बात कर लें या इसकी बात कर लें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, हेंस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। इसके अलावा ऑक्साइड्स में एक बात और लिखेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स। कौन कौन से? N2O, ये +1 में है, NO या इसी को बोलते हैं N2O2, ये +2 में है, N2O3 ये +3 में है, एक बनता है NO2 या इसी को बोलते हैं N2O4, इसी का डाइमर होता है ये N2O4, ये +4 में है, और एक बनता है N2O5, ये +5 में है। तो नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, क्यों फॉस्फोरस नहीं बना पाता है, तो आप लिखिएगा इसका आंसर है, इट इज ड्यू टू द रीजन, इट इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म स्टेबल p पाई बॉन्ड। तो इसकी वजह क्या होती है? नाइट्रोजन छोटे साइज और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्टेबल p पाई बॉन्ड बना सकता है। इनके स्ट्रक्चर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा,
जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ये जो 5 ऑक्साइड बनने की प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन के अंदर, ये है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। और अच्छा, बाकी के एलिमेंट्स हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे हैव लार्ज साइज एंड स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड, हेंस दे फॉर्म ओनली 2 ऑक्साइड्स। और इनका भी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे बाकी का, तो वहां पाई बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे, वहां आपको सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे। फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये ऑक्साइड्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स में लिखिएगा, दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। पहला है EX3, E3 लिख गया, EX3, X है यहां पर हैलोजन और ये है यहां पर 15th ग्रुप एलिमेंट। EX3 के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स लिखिएगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे क्या होगा, NX3 से ज्यादा स्टेबल PX3 बजे, +3 है ना यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, और +3 की स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो लिखिएगा स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर लिखिएगा ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3, NF3 को छोड़ के, ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3 आर अनस्टेबल ड्यू टू द साइज डिफरेंस। नाइट्रोजन और हैलोजन के साइज में अंतर होता है। फ्लोरीन और नाइट्रोजन का साइज कंपेरेबल होता है, इसलिए NF3 स्टेबल है, लेकिन बाकी के स्टेबल नहीं है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा Ni3 इज स्टेबल ओनली इन मॉइस्ट स्टेट, इन फुल स्टॉप के बाद इन ड्राई स्टेट इट एक्सप्लोड्स, इन ड्राई स्टेट इट एक्सप्लोड्स। बेटा जी नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड को छोड़ दीजिए, लिखिएगा एक्सेप्ट द ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, कॉमा लगा के, ट्राई हैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एक्ट एज लुईस एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। जैसे बेटा जी PCl3 है, इसको हम कहें तुम Cl3 से रिएक्शन कर जाओ, तो अभी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब ये क्या करेगा, ये बना लेगा PCl5, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा PCl4, और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, यहां पर माइनस, और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड बना, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर था वो इसने ले लिया कहां, अपने बैकेंट d ऑर्बिटल में। तो इस वजह से ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है, इसलिए ये काम कर रहा है लुईस एसिड की तरह। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, बैकेंट d ऑर्बिटल, या इनफैक्ट d ऑर्बिटल सेकेंड शेल में होता ही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरे हैलाइड्स बनते हैं जिनका नाम है, ये ट्राई हैलाइड्स थे नंबर 1, नंबर 2 पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स होंगे EX5, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +5 होगी। तो सबसे पहली बात तो हम यही लिखेंगे, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, क्योंकि जो पेंटा हैलाइड बनेंगे यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और इनका स्ट्रक्चर हालांकि आप निकाल सकते हो, पढ़ाया हुआ है आपको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा,
तो आपने देखा यहां पर डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। फिर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, पेंटाहेलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राईहेलाइड्स एंड देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, पेंटाहेलाइड्स आर ऑल्सो लुईस एसिड्स। भाई ये भी हैं PCl5 अगर आप लेते हो, और यहां पर sp3d है, ये भी चाहे तो Cl नेगेटिव से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PCl6 चार्ज माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा sp3d2। तो डी ऑर्बिटल को यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये भी किसकी तरह काम करते हैं, लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस मेरे ख्याल से चौथे नंबर का था, अब 5th नंबर का आप डालोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। ये होगा मेरे ख्याल से पहला हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, 4 हो गए, 5वां होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो लिखें, अच्छा मेटल्स के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि मेटल्स तो पॉजिटिव में ही रहेंगे, तो ये किस में जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे। अगर नाइट्रोजन किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो -3 में जाएगा, नाइट्राइड बनेगा। अगर फॉस्फोरस रिएक्शन करता है तो फॉस्फाइड बनेगा। इस तरीके से होंगी रिएक्शंस। तो लिखिएगा, ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स to form their binary compounds having -3 oxidation states। एग्जाम्पल हैं Ca3P2, Li3N, इसको हम कहेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, IDE नाइट्राइड। आइड और आइट और एट कहाँ लगाते हैं ये भी पढ़ाना रह गया है, ये आपको इसी ग्रुप में सिखाएंगे। तो बेटा जी ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी खत्म हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस ग्रुप में कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है। कंपाउंड्स मतलब नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये एक बड़ा सेगमेंट होता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, फिर फॉस्फोरस के कंपाउंड्स। हालांकि 2020 और 21 के बोर्ड एग्जाम के लिए फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरे पढ़ाऊंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप उसको स्किप कर देना, उसका लेक्चर ही अलग होगा। इसके बाद फिर नाइट्रोजन, हाँ फॉस्फोरस, 2 के ही कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को लेकर के आएंगे। इसको आप देखिए, और अगर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने नहीं देखी है तो उसको आप ठीक से देखिए, उसके बिना पी ब्लॉक पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। और इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।